कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के लिए मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hey dear students, I welcome you again in this video. This video is basically about the TFWS round allotment. So आज राउंड फर्स्ट है जो TFWS सीट अलॉटमेंट राउंड है, उसका रिजल्ट आ गया। आप सभी को जानकारी हो गई होगी। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा जिनको भी इसमें उनके मनपसंद के हिसाब से सीटें मिल गई हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में मैं आपके सभी स्टूडेंट्स के सभी तरह के डाउट ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म कर दूंगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि TFWS अलॉटमेंट किस तरीके से हुआ है, ये कैसे वर्क करता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन नहीं, पूरा जो रीप काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, जिससे आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट इसके अंदर जाना है तो वो कैसे जा सकते हैं, TFWS के अंदर कौन जा सकता है, कौन नहीं, चॉइस एग्जॉस्टेड जो केस हैं वो क्या करें, जिनके ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, कोई रिमार्क ब्लैंक खाली दिखा रहा है वो क्या करें। उसके बाद फी रिफंड के जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं, फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है या ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, और आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा सा लेट जरूर हो गया हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे मेरे जॉब के बाद जो टाइम मिलता है उसके अंदर ही मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। और ये आप समझ सकते हैं कि जब आपको क्वालिटी वीडियो मिलने वाला है, क्वालिटी नॉलेज मिलने वाली है, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही आ रहा है कि मेरे पास टाइम काफ़ी कम रहता है और ये प्रोसेस डे बाय डे होता जा रहा है, तो उतना ज़्यादा मैं आपको कंटेंट के फॉर्म में नहीं दे पा रहा हूँ जो आपकी और भी हेल्प कर सकता था मैं। तो बस टाइम की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी तक आपने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में सुन लिया होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो गया होगा, बट मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे से ज्वाइन होइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आपको कहीं किसी दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। आप मेरे से फिर भी रह जाता है तो कमेंट करके पूछते हैं, तो मैं रिप्लाई भी जरूर करता हूं। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता है, और जो मैं बात कहता हूँ वो पूरी नॉलेज के साथ ही कहने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी सकती है, जो ह्यूमन एरर होता है, तो उतना चल जाता है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपके पास बेस्ट नॉलेज पहुँचे, क्योंकि मुझे इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में इन्हीं सब डिटेल्स के साथ। तो हाउ टू चेक अलॉटमेंट फॉर TFWS। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले वही आपको रीप की वेबसाइट पर जाना है, फिर कैंडिडेट पैनल पर जाना है। कैंडिडेट पैनल पर देखो अभी ये एक नया अपडेट आ गया है, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन प्रोसेस। तो ये जो चेकलिस्ट वाला जो फॉर्मेट है ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके इसको फिल करके जब आप रिपोर्ट करेंगे तो उसमें अटैच करना है। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद क्लिक हियर फॉर अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट फॉर TFWS। तो अपवर्ड मूवमेंट का लिंक पर भी यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो रिपोर्ट कर रहे हैं TFWS के लिए, जिनको अलॉट हो गई है सीट, तो उनके लिए ये ऑप्शन अपवर्ड मूवमेंट का भी स्टार्ट हो गया। ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये जो है फॉर्मेट है ये बेसिकली चेकलिस्ट है, इसको कैसे भरना है ये हम देखेंगे, और कैसे अपलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट है, मतलब यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जाकर इंस्टीट्यूट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग इस पर कंटिन्यू करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या यहाँ पर मिला है। तो ये दूसरे डोमेन में चले जाता है, cgadmission.co.in में। तो 2 डोमेन इस बार रीप ने पहली बार ये प्रोसेस स्टार्ट किया है 2 डोमेन के साथ। ये अलग डोमेन पे है और वो जहाँ पर आपका फॉर्म फिल किया गया था वो अलग डोमेन पे। तो कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग डोमेन हो गया और काउंसलिंग का अलग डोमेन हो गया। तो 2 पार्ट इस बार डिवाइड कर दिए हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कराने की पर्पस की वजह से पिछली बार स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको हर राउंड में कॉलेज के अंदर जाना पड़ता था। मान लो 3 राउंड होते थे तो तीनों राउंड में कॉलेज के अंदर जाकर उनको रिपोर्टिंग करनी होती थी, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती थी। मान लो कोई बीकानेर रहता है, उसको MBM जोधपुर अगर 3 बार जाना पड़े तो उसको बहुत दिक्कत आती थी। तो इस बार ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग का काउंसलिंग का ये पहली बार स्टार्ट किया है। और पहले काउंसलिंग फीस भी पूरी जो 10,000 जमा हो रही है उस तरीके से नहीं होती थी, पूरी फीस ही जमा होती थी, बट इस बार सिर्फ 10,000 आपके जमा हो रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो लॉगिन करके अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं TFWS राउंड का, जो कि आ चुका है, राउंड फर्स्ट है। इसके बाद TFWS के 2 राउंड और होने हैं। राउंड फर्स्ट के बाद राउंड सेकंड और राउंड थर्ड बोल सकते हैं। राउंड सेकंड हो गया और थर्ड हो गया वो अपवर्ड मूवमेंट के राउंड है। तो अपवर्ड मूवमेंट के राउंड में ये TFWS के कैंडिडेट रिपोर्ट करते हैं तो वो सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड में अपवर्ड चूज करते हैं तो थर्ड के लिए कर सकते हैं, और जिनकी चॉइस एग्जॉस्ट आ रही है वो बाय डिफॉल्ट सेकंड और थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, जिन कैंडिडेट्स को TFWS सीट अलॉट होगी, आउट ऑफ राजस्थान की सीट अलॉट होगी या राजस्थान कैंडिडेट्स की जो सीट अलॉट होगी, तो ये सारी कैटेगरीज हैं। जैसे TFWS की सीट कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिली है, आउट ऑफ राजस्थान जो राजस्थान के बाहर के उनको मिलेगी, और कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको मिलेगी, और फिर सबसे बड़ा जो अलॉटमेंट होगा वो राजस्थान कैंडिडेट्स के राउंड में होगा। तो ये रहेगा कि जैसे TFWS राउंड में भी किसी को सीट अलॉट हो रही है और राजस्थान राउंड में तो सभी को होगी जो राजस्थान के डोमिसाइल के हैं। तो आप मल्टीपल काउंसलिंग राउंड में अलग अलग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लो अगर आप TFWS राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप राजस्थान कैंडिडेट्स का जो राउंड आएगा उसके अंदर तो आप पार्टिसिपेट हो ही रहा है आपका, तो आपको TFWS में भी सीट मिल रही है और राजस्थान में भी सीट मिल रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सीट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। बट ये है कि जैसे आपने TFWS चूज़ किया तो इसके लिए अलग काउंसलिंग फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद राजस्थान कैंडिडेट के लिए अलग काउंसलिंग फीस जमा करानी होगी। तो जितने भी राउंड अलग अलग राउंड हैं उनके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग काउंसलिंग फीस जमा करानी पड़ेगी। बट उसी के अंदर होने वाले अपवर्ड मूवमेंट्स के जो राउंड है उसमें आपको अलग से फीस जमा नहीं करानी पड़ेगी। जैसे TFWS राउंड हो गया तो इसके लिए आपने 10,000 जमा करा दिए, फिर इसके अंदर 2 अपवर्ड मूवमेंट के राउंड है तो उसके अंदर आपको 10,000 जमा कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद राजस्थान राउंड में आपको सीट अलॉट होगी तो वहाँ पर भी आपको 10,000 दोबारा से
जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, और उसके अंदर फिर जो अपर मूवमेंट राउंड होंगे राजस्थान कैंडिडेट के अंदर, तो वहाँ पर आपको जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। तो वो एक बार ही जमा कराना है। अगर आप राजस्थान राउंड हो गया तो सभी अपवर्ड के लिए जमा नहीं कराना है, और अगर राउंड्स अलग अलग हैं तो हर राउंड्स के लिए अलग अलग जमा करानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट कैन रिपोर्ट टू अ मल्टीपल काउंसलिंग राउंड। तो एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल काउंसलिंग राउंड में सेपरेटली अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है। वो अपनी सीट यहाँ पर भी रिजर्व करा सकता है और राजस्थान राउंड में भी देख सकता है कि उसको क्या मिल रहा है। और उसके अलावा आउट ऑफ राजस्थान और कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, इनका केस तो अलग ही हो जाता है। इनको तो अपने कोटे के अंदर ही वहाँ पर सीट मिलेगी, तो इनका तो यही एक राउंड रहता है। और आउट ऑफ राजस्थान में TFWS भी मिलता है, तो आउट ऑफ राजस्थान को TFWS का भी ऑप्शन है कुछ कैंडिडेट्स को, और आउट ऑफ राजस्थान का है। तो आप भी मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, TFWS में भी कर सकते हैं, आउट ऑफ राजस्थान के राउंड में भी कर सकते हैं। बट आउट ऑफ राजस्थान में जब आप वापस करोगे तो 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा, और TFWS में कर रहे हो तो 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो और ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हो ये रिफंडेबल होता है। जैसे आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो वो रिफंड हो जाएगा और आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। सो हैव टू डिपॉजिट सेपरेट सीट एक्सेप्टेंस फीस फॉर सेपरेट काउंसलिंग राउंड्स। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस हर सेपरेट राउंड के लिए, काउंसलिंग राउंड्स के लिए जमा करानी पड़ेगी, और उस राउंड के अंदर जितने अपवर्ड मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से जमा नहीं करानी होती। आप समझ गए होंगे। सो अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉलेज फी। तो जो भी आप अमाउंट जमा करा रहे हैं वो आपकी कॉलेज फी में एडजस्ट कर दिया जाएगी। जब आप फाइनली रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स में रिपोर्ट कर देंगे तो जो भी आपने अमाउंट जमा किया है वो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो राउंड फर्स्ट का जो अलॉटमेंट है उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनका ध्यान रखना है। तो सीट अलॉटमेंट हो गया TFWS का 14/7/2025 को। इसकी जो रिपोर्टिंग है बाय कैंडिडेट्स वो 16/7/2025 है, और लास्ट डेट टू सेटलमेंट क्वेरीज ऑब्जेक्शन ऑनलाइन बाय इंस्टीट्यूट और फाइनलाइजेशन ऑफ, तो ये 18/7 तक ये पूरा हो जाना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शाम को 5 बजे तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेंडिंग चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं अब वो कंप्लीट कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है TFWS का वो है इनकम सर्टिफिकेट। तो अब आपको फाइनली कॉलेज अलॉट हो रहे हैं TFWS राउंड के अंदर, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अब कॉलेज आपको उसमें रिमार्क में डाल सकता है। तो अगर कोई ज़्यादा बड़ा इशू होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे मोटे इशू में आपको कॉलेज टाइम दे देगा, और जो टाइम देगा अगर उसके अंदर कंप्लीट करा लेते तो ठीक है। अदरवाइज उसके पास पावर भी है, आपकी सीट कैंसिल करने की भी पावर है अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होंगे तो पूरी पावर कॉलेज के पास आ चुकी है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म में, जब ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी तो ऑनलाइन फॉर्मेट में वेरीफाई करेगा जो आपने अपलोड किए थे, और अगर उसमें कुछ कमी लिखती है तो आपको रिमार्क भेजेगा और आपको टाइम देगा, और टाइम के अंदर आपने पूरा कर दिया तो ठीक है। बट उसके पास पावर भी है कि वो कई सारे रिमाइंडर के बाद अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो कैंसिल भी कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि किसी के कैंसिल नहीं करता सबको सीट, बट कॉलेज के पास वो पावर आ चुकी है अब, क्योंकि उसको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर वो आप डॉक्यूमेंट नहीं फुलफिल कर पाओगे तो वो कैंसिल भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि वो गेट्स अलॉटमेंट ऑन TFWS सीट्स। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक दिख रहा है, तो वो परेशान हो रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि TFWS सीट सभी को नहीं मिलती है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है TFWS की। तो सबसे पहली बात तो उनको ही वही एलिजिबल हुए थे जिन्होंने फैमिली इनकम बिलो 8 लाख चूज़ करी थी, तो वही इसके लिए एलिजिबल हुए थे। उसके बाद मैंने बता दिया कि टोटल 5% सीट्स का ही कोटा होता है। तो यहाँ पर जो टोटल पूरे राजस्थान में जो TFWS की सीट्स हैं वो 700 से 800 के आसपास ही टोटल यहाँ पर TFWS सीट्स हैं। काफ़ी जिनके पिछले साल 50% एडमिशन नहीं हुए थे पर्टिकुलर ब्रांचेस में, तो उनको TFWS सीट नहीं मिलती है, तो इस करके बहुत कम रह जाती है। तो 700-800 काफ़ी कम सीट्स होती हैं, देखा जाए जिस हिसाब से स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो काफ़ी कम यहाँ पर TFWS सीट्स होती है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं मिली है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो है एग्जॉस्टेड शो यहाँ पर कर रहा होगा। उसके बाद सो वेरी फ्यू कैंडिडेट गेट्स इन TFWS राउंड, क्योंकि 700-800 को ही ये मिलने वाली है। उसके बाद इसलिए क्या राजस्थान आउट ऑफ राजस्थान दोनों ही कैंडिडेट्स को मिल जाती है, बट पहला प्रेफरेंस राजस्थान के कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिया जाता है। अगर राजस्थान के कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी चॉइसेस उस अकॉर्डिंग नहीं है, तो अगर फिर भी किसी प्राइवेट कॉलेज में, छोटे मोटे कॉलेज में सीट वैकेंट बचती है तो वो आउट ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट्स को दे दी जाती है। तो आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स को जनरली प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट में भी वो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके अंदर आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट को TFWS सीट मिल पाती है, आउट ऑफ राजस्थान को गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिल पाती है। सो दो सिलेक्टेड फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख या TFWS रैंक, उन्हीं को TFWS, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो शो रहे हैं कि हमारे ब्लैंक शो हो रहा है, कोई बोल रहा है चॉइस एग्जॉस्टेड शो हो रहा है, या फिर एनी अदर इशू है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लैंक इसके शो हो रहा है जिन्होंने जो इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं थे, जो एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते थे, जिन्होंने अपनी इनकम अबाउ 8 लाख शो करी थी, तो उनका तो ब्लैंक शो करेगा, वो इस राउंड के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। तो आपको राजस्थान राउंड के लिए वेट करना है। सो दिस राउंड इज नॉट फॉर यू डोंट रिक्वायर टू डू एनीथिंग राइट नाउ। तो आपको अभी जिनके ब्लैंक शो कर रहा है उनको तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सब रीज़न रहा होगा, तो आपने अपना जो एनुअल जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा शो कर रखा है, तो इसलिए आप एलिजिबल नहीं थे, तो आपको तो यहाँ पे कहाँ से सीट अलॉट होगी, और इस वजह से आपको नहीं हुई है। लेकिन फिर भी आप जो रेगुलर चेक करते रहें, जो लॉगिन अभी मैंने करके बताया था उसके अंदर आप लॉगिन करके चेक करते रहें, कोई अपडेट तो उसके अंदर आपको रिसीव नहीं हो रहा है। बट वैसे अभी आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको राजस्थान राउंड का वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं तो उसका वेट करना पड़ेगा, एक सर्विसमैन राउंड के या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो उसका वेट करना पड़ेगा, जो भी आपके राउंड्स आने वाले हैं उनका वेट करना पड़ेगा, और टाइम पर बीच में लॉगिन करके अपडेट को लेते रहना, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब ऐसे कैंडिडेट है जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, तो अभी आपको एकदम साइलेंट नहीं बैठना है। अभी आपके पास कुछ चांसेस हैं, वो कैसे हैं मैं बता देता हूँ। चॉइस एग्जिस्ट के कैंडिडेट हैं, अभी आपके चांसेस खत्म नहीं हुए TFWS के अंदर, वो कैसे आपको मिल सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सो आपने क्या है उस तरह से कॉलेजेस की चॉइस नहीं चूज़ करी ऑप्शन फॉर्म के अंदर कि आपको आपकी पर्टिकुलर चूजन ब्रांच पे और रैंक पर आपको कोई TFWS की कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो पाए, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस के पास 3-3 सीटें मैक्सिमम होती हैं हर ब्रांच में, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करके 6 होती है किसी ब्रांच में, और जो बड़े बड़े जिनके पास टोटल 360 सीटें पर्टिकुलर ब्रांच में, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट ओवरऑल पर्टिकुलर ब्रांचेस में थोड़ी कम ही रहती है ये। तो यहाँ पर आपने जो चूज़ किया हुआ है और जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, इस वजह से आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है। तो जब ये TFWS सीट अलॉटमेंट का ये वाला राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो सीट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो उससे क्या होगा, सीट वैकेंट होंगी।
जैसी सीट वैकेंट होंगी और अपवर्ड मूवमेंट राउंड का जो रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर हो सकता है कि चॉइस एग्जिस्टेड वाले कैंडिडेट को सीट मिल जाए। तो आपको वो चेक करते रहना है लॉगिन करके, जैसे ही सीट वैकेंट होगी। अभी जो राउंड चल रहा है टीएफडब्ल्यूएस सीट्स का, इसमें सीट वैकेंट होनी है, वो तो होंगी। तो जिनके भी चॉइस एग्जिस्टेड आ रहा है वो लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको भी वैसे कुछ अलग से करना नहीं है, आप ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट आप रेगुलर चेक करते रहें, लॉगिन वगैरह डालकर उसमें भी चेक करते रहें कि आपके उसमें कुछ अपडेट तो नहीं आया है। तो चॉइस एग्जिस्टेड वाले ध्यान रखें, आपका अभी पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको वैसे कुछ करने की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर कुछ स्टेटस शो करेगा, जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, चॉइस एग्जिस्टेड का स्टेटस बाई चांस हट गया और आपको कॉलेज वहाँ पर अलॉट हो गया, आपको अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है अपवर्ड मूवमेंट राउंड फर्स्ट में और अपवर्ड मूवमेंट राउंड सेकंड में, तब आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तब आपको अगर अच्छा लगता है अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज जो सही मिला है तो आप कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सो इफ गॉट कॉलेज इन अपवर्ड मूवमेंट फॉलो द सेम प्रोसेस, मतलब आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी टीएफडब्ल्यूएस के लिए बताया जाएगा। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी आपके पूरी तरीके से चांसेस खत्म नहीं हुए हैं। अगर कोई एनी अदर इशू आ रहा है तो उसके अंदर कोई आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप नॉट एप्लीकेबल होंगे, बट मेन जो इशू है वो चॉइस एग्जॉस्टेड का और शोइंग ब्लैंक का आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये टीएफडब्ल्यूएस कैसे सीट्स को अलोकेट करता है। तो आपने देखा होगा जनरल रैंक और टीएफडब्ल्यूएस रैंक में, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दे लेना। मान लो किसी की जनरल रैंक है वो 3450 है, तो टीएफडब्ल्यूएस रैंक भी उसी के आसपास है। तो होता क्या है कि कुछ ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अबव 8 लाख इनकम चूज करते हैं, तो बस उतना जो डिफरेंस आपकी और अबव 8 लाख और बिलो 8 लाख के बीच में होता है, उसकी वजह से उतना थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जनरल रैंक में और टीएफडब्ल्यूएस रैंक में। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जब राजस्थान के कैंडिडेट वैकेंट कर देते हैं या वो उतनी चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो सीट वैकेंट बचती है, तो वो आउट ऑफ राजस्थान को भी टीएफडब्ल्यूएस की मिल जाती है। और रिजर्वेशन कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको अलग से टीएफडब्ल्यूएस में कोई एडवांटेज नहीं है। टीएफडब्ल्यूएस अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, तो यहाँ पर कोई कैटेगरी एडवांटेज किसी को नहीं मिलता। इसका जो मेन क्राइटेरिया इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। अब मान लीजिए इसमें कैसे यहाँ पर होगा, मान लीजिए किसी ने सीएस एमबीएम फिल कर दी, उसके बाद किसी दूसरे स्टूडेंट ने भी सीएस एमबीएम फिल कर दी, फिर उसके बाद किसी ने सीटीए फिल कर दी और फिर किसी ने सीएस एमबीएम फिल कर दी। तो सीएस के अंदर बात करें तो जैसे टोटल 60 सीट हैं, 60 सीट है, तो उसके अंदर 3 ही टीएफडब्ल्यूएस की सीट होती है। तो ये 1 2 3 4, तो ये आप ये समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग की 1 2 3 4 रैंक तक के कैंडिडेट हैं, इन्होंने इनको कवर कर लिया। तो ये तो स्टार्टिंग की रैंक से ही फिल हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि हर कोई अप्लाई करना चाहता है। जिनकी ज़्यादा परसेंटाइल है वो भी अप्लाई करेंगे, बट वो छोड़ देते हैं, उनको एनआईटी या कोई ट्रिपल आईटी में अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो वो ड्रॉप करते जाते हैं। तो ये कट ऑफ क्या रिड्यूस होती जाएगी आपकी। और फिर भी क्या होता है कि ये सीटें जो टीएफडब्ल्यूएस की खाली रह जाती हैं ये आपके राजस्थान राउंड में मर्ज हो जाती हैं। मर्ज होने के बाद आपको जो टीएफडब्ल्यूएस सीट है वो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो तब भी आपके पास चांस बचा रहता है कि आप टीएफडब्ल्यूएस कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा कि अगर अभी आप टीएफडब्ल्यूएस नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो लास्ट में आप टीएफडब्ल्यूएस कैसे ले सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये सारे मतलब जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स की मेरे पास नॉलेज है, बट अगेन टाइम का थोड़ा इशू आता है। तो टीएफडब्ल्यूएस सीट अभी भी मिल सकती है और बाद में भी चांसेस रहता है। और आप कॉलेज के अंदर ही जाकर कैसे सीट्स को चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, कैसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो बस यही कमी है, आप लोगों के पास नॉलेज की कमी है, इस वजह से आप अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। बट बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, अगर आप उन सारे ऑप्शंस को समझ जाओगे, नॉलेज ले लोगे, तो आप अच्छी काउंसलिंग करके अच्छा कॉलेज ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स हैं वो सीएस एमबीए की सीट यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे की आप चॉइसेस पर आते हैं तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग एमबीएम ले रखा है, सिविल इंजीनियरिंग एमबीएम ऐसे ले रखा है। तो यहाँ पर फिर नीचे जाकर सिविल की जो 3 सीटें 60 पर वो यहाँ पर फिल हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो सीट है उनकी ब्रांच वाइज कट ऑफ निकलती जाती है, मतलब आपने जो चॉइस फिल की है उसकी ब्रांच वाइज कट ऑफ निकलती जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो अलॉट होती हुई जाती है। तो जैसे यहाँ पर कोई ब्लैंक करता है मान लीजिए, तो फिर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, मान लो उसको 6 नंबर की चॉइस मिली हुई है, अगर यहाँ पर मान लो ये टॉपर स्टूडेंट है, इसका कहीं दूसरी जगह हो गया, इसने कैंसिल कर दी सीट, इसने कैंसिल कर दी, और ये वाला जो स्टूडेंट है 5th नंबर की चॉइस पर मान लो इसने कुछ फिल किया हुआ था एमबीएम ब्रांच के अंदर या फिर ऊपर इसकी ये ब्रांचेस थी, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो जैसे ऊपर सीट वैकेंट होगी उसकी ब्रांच प्रेफरेंस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो ऊपर उसको अलोकेट होती जाएगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो जनरली काफ़ी स्टूडेंट इसमें सीट ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ये जो टॉप के कॉलेज हैं एमबीएम, सीटी, आरटीयू और जेईसीआरसी हो गया और एसकेआईटी हो गया और पूर्णिमा हो गया, ये बहुत हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स को ही टीएफडब्ल्यूएस लगभग 90% से जिनके ज़्यादा परसेंटाइल है उन्हीं को सीएस ब्रांच में यहाँ पर टीएफडब्ल्यूएस सीट मिलती है। तो जनरली कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है कि स्पेशली एमबीएम के एमबीएम का जिनको मिलता है और आरटीयू का सीएस मिलता है और एमबीएम का सीएस मिलता है, तो जनरली उसमें थोड़े बहुत ड्रॉप आउट हो सकते हैं। पर देखो ज़्यादा नहीं हुई, सीट बहुत कम है, 3 सीट 6 सीट, गवर्नमेंट में तो 3 या 6 सीट तक ही मैक्सिमम होती है टीएफडब्ल्यूएस में। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सभी को क्यों अलॉट नहीं हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो था लेस देन 8 लाख इनकम, बट सीट बहुत कम है तो सभी को तो मिल नहीं पाएंगी। उसके अंदर जिन्होंने लेस देन 8 लाख चूज़ किया उनकी मेरिट बनेगी, उसमें भी फिर जो टॉपर हैं उसके अकॉर्डिंग फिर जो होता क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने लोअर कैटेगरी के कॉलेज चूज़ नहीं करे हैं, तो कुछ ने कर लिए हैं कुछ ने नहीं किए हैं। तो जिसने कर लिए थे तो उनको लोअर कैटेगरी में टीएफडब्ल्यूएस मिल गई है, उनकी परसेंटाइल भी अच्छी नहीं है, अच्छी परसेंटाइल ना होते हुए भी उनको लोअर कैटेगरी के वहाँ पर टीएफडब्ल्यूएस सीट मिल गई होगी। और काफ़ी ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है बट उन्होंने टॉप के कॉलेजेस ही चूज़ करे हैं, तो वहाँ पर सीट्स काफ़ी कम रहती हैं और कॉम्पिटिशन हाई रहता है, तो उनको टीएफडब्ल्यूएस सीट नहीं मिली, वहाँ पर चॉइस एग्जॉस्टेड दिखा रहा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं बता दूं कि ये पूरा रीप काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे वर्क करता है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि
स्टूडेंट्स के और कॉलेज के बीच में रीप यहाँ पर नोडल एजेंसी है, गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है, रीप अलॉटमेंट करता है और अलॉटमेंट होने के बाद स्टूडेंट को यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कॉलेज के अंदर। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है। तो अभी तक आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो REAP2025.com पर कर रहे थे। तो अब जो इसका काम है REAP2025 का ये तरीके से खत्म हो गया है। और जो दूसरी वेबसाइट है जो कि जिसका लिंक रीप की वेबसाइट पर ही दे रखा है, इसका लिंक रीप की वेबसाइट पर ही दे रखा है, बट ये अलग डोमेन है जो कि पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को संभालेगा। तो अब आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है, एक्चुअल सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो गया है। तो उसका जो नया डोमेन है वो cejadmission.co.in है। तो इसका लिंक इस पर भी दे रखा है। तो रीप की वेबसाइट पर जाकर भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी खुल जाएगा और डायरेक्टली इस लिंक से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो स्टूडेंट हो गया पहला, दूसरा कॉलेज हो गया और तीसरा यूनिवर्सिटी पैनल हो गया। जब आप रीप के उसको देखते हो तो वहाँ पर आपको तो एक कैंडिडेट पैनल दिखता है, एक यहाँ पर कॉलेज पैनल दिखता है, अब यूनिवर्सिटी पैनल दिखता है और रीप एडमिनिस्ट्रेटर दिखता है। तो ये तो है ही। तो रीप तो बीच में, ताकि ये पूरा काम फेयर तरीके से हो सके, ट्रांसपेरेंट तरीके से, इसलिए गवर्नमेंट ने नोडल एजेंसी बना रखा है। उसकी देखरेख में सारा काम होता है। तो होगा क्या कि अभी तक स्टूडेंट क्या है, रीप से कम्युनिकेट कर रखा था। अब रीप ने क्या कॉलेज अलोकेट कर दिए, तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्टली स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले स्टूडेंट का और कॉलेज का कोई कम्युनिकेशन नहीं था, रीप के साथ था, पर अब रीप ने कॉलेज अलॉट कर दिए तो अब स्टूडेंट और कॉलेज का कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब कॉलेज क्या करेगा, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किए थे। अब वो कॉलेज पैनल में दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, ऐसे कॉलेज को करना पड़ता है फीस पेमेंट करके। तो अब कॉलेज अपने रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करेगा और उन कॉलेज को जो स्टूडेंट दिखे उनकी पूरी लिस्ट दिख जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे, जो आपने अपलोड की थी सारी जानकारी कॉलेज वालों के पास आ जाएगी। कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। अगर आप ये चूज़ करते हैं रिपोर्टिंग का मार्क वहाँ पर चूज़ करते हैं, तो कॉलेज आपके जैसे ही आप फीस पे कर देंगे, 10,000 फीस पे कर देंगे, तो वहाँ पर स्टेटस ओके आ जाएगा और कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना शुरू कर देगा। तो कॉलेज का ये काम है। जैसे ही आप उनको 10,000 पेमेंट करेंगे तो कॉलेज जिस भी कॉलेज के पास आपका रिकॉर्ड जा रहा है, वो जिस भी कॉलेज के पास आपकी पेमेंट जा रही है, वो आपके रिकॉर्ड को जो भी आपने अपलोड किया था उसको वेरीफाई करना शुरू कर देगा। अगर उसको रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो वो आपको डायरेक्टली मैसेज करेगा इसके ऑनलाइन रिपोर्टिंग चैट विंडो के थ्रू। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग चैट विंडो के थ्रू आपको एक मैसेज करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो आप ये सही कर लीजिए। तो आपको वो प्रॉब्लम सही करके उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो वो कैसे करना है वो सब भी देख लेंगे। तो इस तरीके से अब आपको सीधा कम्युनिकेशन कॉलेज के साथ करना है। और आप कैंडिडेट पैनल में देखेंगे तो अब यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का भी ऑप्शन आ गया। ये सारे ऑप्शन आ गए, इसको भी देख लेना। और जब सारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपका जो सारा रिकॉर्ड है वो वापस क्या आएगा, रीप के पास आ जाएगा। तो रीप अभी कॉलेज के साथ भी कम्युनिकेशन में है, मतलब कॉलेज के साथ भी कम्युनिकेशन में, और ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। और फिर कॉलेज से जब आप रिपोर्ट कर देंगे तो सारा डेटा कॉलेज से वापस रीप के पास भेजना है। अब कॉलेज वाले सारा डेटा वापस रीप के पास भेजेंगे जैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और रीप आपकी यूनिवर्सिटी को भेज देगा। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में पूरा डेटा आपके एनरोलमेंट के लिए पहुंच जाएगा। तो 6 यूनिवर्सिटी हैं बेसिकली, जो 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो रीप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, उनके पास आपका डेटा फाइनली रीप पहुंचा देगा और उसके बाद आपका एनरोलमेंट प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ गए होंगे। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रीप अलॉटमेंट करता है, और जो रिपोर्टिंग का काम है वो कॉलेज का होता है। और 2 तरह से रिपोर्टिंग हो सकती है, एक ऑनलाइन तरीके से और एक ऑफलाइन तरीके से। ऑनलाइन तरीके से कैसे होगी वो भी देखेंगे, ऑफलाइन से कैसे होगी। बट ऑनलाइन में तो आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि 10,000 पेमेंट ऑनलाइन मेथड से ही होगी। उसके बाद जब फाइनल आप रिपोर्ट कर देते हो, फाइनल कॉलेज चूज कर लेते हो, तो फिर ऑफलाइन आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद देख लेते हैं कि ये TFWS राउंड हो गया। तो TFWS राउंड में राउंड के अंदर जो सीट के अंदर सीट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अभी आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, बट आपकी ऊपर की जो चॉइस हैं वो अच्छी हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो हायर रैंकर हैं वो छोड़ते हैं, सीट्स को नहीं लेते हैं। तो ऐसा हो भी सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट में जाने के बाद ऊपर की सीटें खाली हो जाएं और आपको अपवर्ड मूवमेंट में हो सकता है एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बस मैं तो आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ेगा 10,000, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो जैसा मैंने बताया कि जो टॉप रैंकर्स हैं जनरली वो सीट को वैकेंट कर देते हैं, या फिर उनको पसंद नहीं आती, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो या फिर उनको क्या है कि TFWS किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में मिल रही है तो वो MBM जैसा कॉलेज भी कई बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फीस के इशूज़ की वजह से या अपने पर्सनल इशूज़ की वजह से। तो काफ़ी इशूज़ की वजह से वो सीट वैकेंट हो जाती है। तो अगर आपकी चॉइस नीचे की खराब है तो अपवर्ड मूवमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है आपको लेना है कि नहीं है। बट अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको ये पे करना पड़ेगा, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। और आपके जो चेक स्टेटस में अपवर्ड मूवमेंट का भी वहाँ पर दिखने लग जाएगा जब आप अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए वहाँ पर करेंगे। और अपवर्ड मूवमेंट में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें फिर 10,000 अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। 10,000 इस राउंड के लिए एक बार ही आपको पे करना है, फिर बाकी के 2 अपवर्ड के राउंड हैं वो उनके लिए अलग से कोई पे नहीं करना है। और जो चॉइस एग्जॉस्टेड के कैंडिडेट हैं, जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, वो बाय डिफॉल्ट, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अपवर्ड के लिए एलिजिबल हैं। उनके अपवर्ड के लिए बाय डिफॉल्ट वो एलिजिबल हैं। तो वो अगर सीट खाली होगी तो उनको बाय डिफॉल्ट अपवर्ड राउंड में सीट्स अलोकेट हो जाएंगी। अगर वो कॉलेज एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो फिर उनको 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट जब आप कर लेते हो तो अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो आपका कॉलेज चेंज हो जाता है और एक नहीं चेंज होगा। अगर नहीं चेंज होगा, वही का वही रहता है अपवर्ड करने के बाद भी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज हो जाता है तो फिर से आपको क्या है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, बट आपको अलग से 10,000 रुपये देने की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वाला जो वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप इसको फाइनली ज्वाइन करना चाह रहे हो चेंज होने के बाद, तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी होगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सो आफ्टर ईच अपवर्ड मूवमेंट कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट ऑनलाइन। तो हर अपवर्ड मूवमेंट के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब जितना जो भी अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट सेकंड आएगा, तो आपको उसके लिए ऑनलाइन में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप अगले अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा तो आप नहीं हो पाओगे। और स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर है, जब भी आप फर्स्ट टाइम पर रिपोर्ट करोगे तो एक बार के लिए 10,000 पेमेंट करने पड़ेंगे। जैसे आपने अभी फर्स्ट राउंड है जो इसमें एलिजिबल है, अगर उन्होंने 10,000 पेमेंट कर दिया तो वो अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट और अपवर्ड मूवमेंट सेकंड के अंदर
जा सकते हैं एक बार पेमेंट के। फिर मान लो चॉइस एग्जिस्टेड को अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट में मिल जाता है तो उसको फर्स्ट टाइम पे 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से एक बार ही पेमेंट करना पड़ेगा और वो बाकी अपवर्ड मूवमेंट्स के राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। सो बट इफ द सेम कॉलेज इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन अपवर्ड मूवमेंट देन देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट अगेन। अगर सेम ही मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो उनको रिपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चेंज होता है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल डिपेंड ऑन द रिपोर्टिंग स्टेटस। तो अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज अगर आपका रिपोर्टिंग स्टेटस अपडेट करता है तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वहाँ शो करेगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब कॉलेज वालों को रिपोर्टिंग दिखाना पड़ेगा। अगर कॉलेज वाले रिपोर्टिंग दिखा देंगे तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर कॉलेज वालों ने रिपोर्टिंग रिमार्क नहीं दिखाया, जब तक वो आपके स्टेटस में शो होता रहेगा कि उन्होंने रिपोर्टिंग दिखाई कि नहीं दिखाई, जैसे वो रिपोर्टिंग दिखा देंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इन द स्टेटस ऑफ रिपोर्टेड कंडीशनली रिपोर्टेड विल बी अलाउड फॉर द सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट राउंड। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके रिपोर्टेड और कंडीशनली रिपोर्टेड दिख रहा है वो आगे के जितने भी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के राउंड है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो चॉइस एग्जिस्टेड के कैंडिडेट हैं वो बाय डिफॉल्ट अपवर्ड में एलिजिबल होते हैं। उसके अंदर आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि वैकेंट सीट होने पे आपको सीट मिली है कि नहीं है, उसके लिए आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा। सो देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट द सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट अपवर्ड मूवमेंट्स। तो आगे लिखा हुआ है कि जितनी सब्सिक्वेंट अपवर्ड मूवमेंट्स होंगी उसके लिए अलग से आपको 10,000 देने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ, बस आपको वो 10,000 का पेमेंट है। जैसे अभी TFWS का राउंड है तो TFWS के राउंड में उसके अंदर जितने भी राउंड है उन सभी के लिए बस एक बार पे करना है। राजस्थान राउंड के अंदर जितने भी अपवर्ड मूवमेंट राउंड है सिर्फ उसके लिए आपको एक बार पे करना है, बार बार पे नहीं करना है। और ये जो फीस है अगर आप कॉलेज फाइनल कर लेते हो तो वो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाता है। अगर नहीं करते हो, सीट वैकेंट छोड़ देते हो, तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हो, हाउ टू रिपोर्ट इन TFWS राउंड में रिपोर्ट करने के दो मेथड हैं वैसे तो, ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट दोनों ही कंपलसरी हैं इस बार। मतलब आपको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा और ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन भी रिक्वायर है क्योंकि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 10,000 ये आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। और आपको अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो भी आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर ऑफलाइन कब करना है, जब आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आपको फाइनल कॉलेज पसंद आ जाए तो फिर आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में जाना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं बता दूंगा, कैसे कैसे उनको तैयार करना है, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या करना है, वो सब आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो आपको फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे चेक कराने हैं, वेरीफाई कराने हैं। उसके बाद आपका वो एडमिशन फाइनल कर देंगे, फीस वगैरह पूरी फुल डिपॉजिट करानी है जो भी उनके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। तो दोनों ही प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। ऑनलाइन का बेसिकली जो पर्पस है वो यही है कि अपवर्ड मूवमेंट की वजह से स्टूडेंट्स को कई बार आना जाना पड़ता था 3-4 कॉलेजों में, तो इसलिए ऑनलाइन किया हुआ है। तो ऑनलाइन के बाद आप ऑफलाइन प्रोसेस में जा सकते हैं जब आप फाइनल सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद कैसे रिपोर्ट करना है, हाउ टू रिपोर्ट इन TFWS राउंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस का क्या सिस्टम है वो देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से किस तरीके से आप TFWS राउंड में जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए इसको। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग के गाइडलाइंस क्या हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसके जो गाइडलाइंस हैं, अगर आपको सीट सिक्योर करनी है टू सिक्योर द सीट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और सब्सिक्वेंट अपवर्ड मूवमेंट, तो अगर आपको सीट सिक्योर करनी है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन एंड हैव टू डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो 10,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी थ्रू REAP 2025 पोर्टल। तो अपनी सीट सिक्योर करने के लिए आपको ऑनलाइन मेथड पे जाना पड़ेगा और 10,000 वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो उसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले कैंडिडेट कैन व्यू हिज अलॉटेड, आपको व्यू करना है, जो लिंक दे रखा है REAP की वेबसाइट पर, उस पर चेक कर लेंगे आपको क्या मिला है। लॉगिन करने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 आपको अगर वो कॉलेज पसंद आ रहा है तो ही करना है, सभी को नहीं करना है। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप उसको कॉलेज को चूज करना चाह रहे हैं तो करना है, आपको वो कॉलेज मिला हुआ और आपको चूज इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो करना है। कई स्टूडेंट में कंफ्यूजन है कि हमें राजस्थान राउंड के लिए अभी से पे करना है, तो वो गलत है। आपको जो कॉलेज दिख रहा है और TFWS राउंड में आपको कॉलेज मिला हुआ है और इसमें ही आपको रिपोर्ट करना है, तो इसी के लिए पे करना है। आगे के राउंड का अभी TFWS के राउंड से कोई लेना देना नहीं है। आगे के राउंड जब आएंगे तब आप उसमें पेमेंट करना है, बट अभी TFWS में अगर आपको कॉलेज समझ में आ रहा है अलॉटमेंट लेटर देखने के बाद तो ही आपको फीस पे करके, या फिर अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हो तो फीस पर पे करके आपको आगे बढ़ना है। सो कैंडिडेट कैन व्यू द डॉक्यूमेंट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी व्यू होने शुरू हो जाएंगे। अभी इन्होंने उसमें पता ये होना था, आपके डॉक्यूमेंट शो होने थे, बट पता नहीं अभी इनके प्रोग्रामिंग में अपडेट हो पाया कि नहीं हो पाया है, बट अभी तक इनके प्रोग्राम में अपडेट नहीं हो पाया। बट ये आपको डॉक्यूमेंट व्यू होने चाहिए और इनके प्रोग्राम में अपडेट हो गया तो जरूर शो होंगे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना हो, आपको अपडेट करने का भी उसमें प्रोविजन था, बट कॉलेज को तो ये शो होंगे ही होंगे। इन नेक्स्ट स्टेप कैंडिडेट कैन अपडेट द डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं अगर उसके अंदर को चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसा प्रोविजन में था, बट अभी तक इनके प्रोग्रामिंग में अपडेट नहीं हुआ है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये भी अपडेट करने का आपको ना मिले वहाँ पर। डायरेक्टली कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स देखें और वो आपको मैसेज करें कि ये डॉक्यूमेंट में कमी है, तो फिर आपको अलग से वहाँ पर अपलोड करने पड़े। तो अभी तो यही चल रहा है कि कॉलेज वाले देखेंगे वहाँ पर कुछ कमी आएगी तो आपको मैसेज करेंगे और उसको आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। तो जैसा भी है वो ऑप्शन आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अभी ये वाला ऑप्शन तो शो कर नहीं रहा है कि आपको अभी व्यू द डॉक्यूमेंट शो हो रहा हो या अपडेट द डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले यहाँ पर भी रिक्वायर हो रहा हो, ये नहीं दिख रहा है अभी। बट हाँ, एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट ये दिख रहा है आपको, अलॉटमेंट लेटर है और ये साइन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको कंपलसरी चाहिए। एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट, सेकंड अलॉटमेंट लेटर और 3 साइन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये तीनों चाहिए। आफ्टर देन क्लिक सबमिट बटन। ये सब करने के बाद आप सबमिट कर देंगे एंड उसके बाद आपको वेरीफाई करेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट। वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपको रिपोर्टेड दिखा देगा। जैसे ही वो आपको रिपोर्टेड दिखा देगा आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट में के बाद भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आफ्टर सक्सेसफुल रिपोर्टिंग कैंडिडेट कैन व्यू चेक इस रिपोर्टिंग स्टेटस। तो आप देख सकते हो कि कॉलेज वालों ने आपके कोई रिमार्क तो नहीं डाला, आपको रिपोर्ट दिखाया क्या दिखाया, वो सारी चीज़ें चेक कर लोगे। स्टूडेंट कैन जनरेट द टिकट्स। अगर आपको कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं या फिर आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें जा रही हैं, आपको समझ से बाहर जा रही हैं, तो आप REAP नोडल एजेंसी पे शिकायत कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, क्वेरी रेज कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको गड़बड़ लगे तो वही जो प्रोसेस मैंने बताया था कि टिकट जनरेट करके आप डायरेक्टली REAP से हेल्प ले सकते हो। तो जैसा मैंने बताया था कि अभी सीधा REAP ने डायरेक्ट स्टूडेंट को और कॉलेज को कम्युनिकेट करने का मौका दे दिया है। बीच में से REAP हट चुका है अभी थोड़ी टाइम के लिए, तो लेकिन फिर भी REAP कह रहा है कि अगर कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी एनी ऑब्जेक्शन होता है, तो आप टिकट जनरेट करके REAP को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। उसके बाद
अभी काफ़ी स्टूडेंट्स जो जनरल राउंड के हैं, राजस्थान राउंड के हैं, एक्स सर्विसमैन राउंड के हैं, उन सभी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी हम क्या करें। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप अपना स्टेटस चेक करोगे लॉगिन होकर, तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली हाउ यू कैन चेक इन विच राउंड यू गेट सीट्स एंड द स्टेटस ऑफ योर सीट, मतलब ये कैसे वर्क करेगा। तो अभी देखो TFWS की सीट अलॉकेट हुई है जैसे, तो वो TFWS का दिखाएगा। तो ये जैसे जैसे आप आगे के राउंड में जाओगे तो ये आपका भरता जाएगा, फुल होता जाएगा। आप जितने भी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, वो सब यहाँ पर आपके स्टेटस दिखते जाएंगे। तो मान लीजिए अभी आप TFWS की सीट अलॉट हुई है, तो TFWS के बारे में दिखा रहा होगा, किसी का ब्लैंक दिखा रहा होगा क्योंकि मैंने बता दिया एलिजिबल नहीं है, किसी का चॉइस एग्जॉस्टेड दिखा रहा होगा यहाँ पर। तो अभी TFWS का दिखा रहा है यहाँ पर। जैसे ये TFWS का खत्म हो जाएगा तो इन्हीं कैंडिडेट्स के ये TFWS सेकंड दिखाने लग जाएगा जो अपर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उन्हीं के TFWS थर्ड दिखाना शुरू कर देगा। तो आपकी जो पूरी लिस्ट है धीरे धीरे फिल होती जाएगी। और फिर जैसे आउट ऑफ राजस्थान के अगर इंक्लूड होते हैं तो आउट ऑफ राजस्थान का दिखाना शुरू कर देगा। और फिर जैसे राजस्थान राउंड आएगा तो राजस्थान राउंड का भी यहाँ पर शो करेगा। तो मान लो कोई स्टूडेंट TFWS का भी है और राजस्थान राउंड का भी है, तो उनको ये दोनों शो करेगा उनकी लिस्ट के अंदर। तो ये सारे जिस भी राउंड में आपको जो मिलता जाएगा वो पूरा आपका इस स्टेटस में होता जाएगा। अब मान लीजिए आप TFWS राउंड में करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, पे एक्सेप्टेंस फीस करेंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद आपको TFWS में अगर यहाँ पर सीट कंफर्म करके रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर भी सीट मिलेगी। और जब राजस्थान राउंड का जो रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, व्यू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करना पड़ेगा और पे सीट एक्सेप्टेंस फी करनी पड़ेगी। तो अभी जिनको TFWS में कुछ नहीं मिला है तो वो स्टूडेंट कंफ्यूजन हो रहे हैं कि वो भी पे सीट एक्सेप्टेंस फी कर दें क्या। तो ऐसा नहीं है। जिनको TFWS में कॉलेज समझ में आ रहा है, अलॉटमेंट लेटर में सब कुछ असेंट कर रहा है, वो सीट लेना चाहते हैं या अपर में जाना चाहते हैं, तो उनको ही पे सीट एक्सेप्टेंस में करना है। बाकी स्टूडेंट्स को राजस्थान राउंड के लिए वेट करना है। आपके भी इस तरीके का आ जाएगा लॉगिन, जब राजस्थान राउंड का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर व्यू डाउनलोड और पे सीट एक्सेप्टेंस करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये पूरा इंटरफेस आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके अंदर सारे स्टेटस दिखाता जाएगा कि कॉलेज वाले आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, कॉलेज वालों ने आपको रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, आपका फीस स्टेटस रिफंड हो रही है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर धीरे धीरे आती जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे रिमार्क है तो रिमार्क के अंदर शो हो जाएगा, मतलब कोई रिमार्क नहीं है नील है तो नील आ जाएगा यहाँ पर, या फिर आपको रिपोर्टिंग दिखा देगा। तो वो कॉलेज वाला जो भी रिमार्क डाल देगा, जैसे यहाँ पर कंडीशनली एडमिटेड, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकता है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, वो स्टेप बाय स्टेप भी मैं बता देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको कैंडिडेट पैनल में जाना है, क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट पे करेंगे तो यहाँ पर ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंस्टीट्यूट अलॉटेड ऑन ऑनलाइन रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, फॉर्म नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन क्लिक कर देंगे। तो आपको इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको क्या मिला है। तो अगले क्या है कि आपका नेम आ जाएगा, वेलकम कर देगा। तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपका फॉर्म नंबर क्या था, कौन से राउंड में आपको मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर है वो आप डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे, व्यू कर लेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, उसके बाद आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो फी एक्सेप्टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप फी पे कर देंगे तो यहाँ पर अपलोड रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ये ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टेटस दिखा देगा आपका कि आपका करंट स्टेटस क्या है। उसके बाद रिमार्क, अगर यहाँ पर कॉलेज वाले कुछ रिमार्क डालते हैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए तो वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। फिर कॉलेज वाले हैं यहाँ पर, आप कॉलेज के बारे में कुछ देखना चाह रहे हो तो वो यहाँ पर देख सकते हो। कॉलेज वालों ने कोई नोटिफिकेशन तो नहीं दिया आपको किसी डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी के रिगार्डिंग, तो उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो आपका अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आप वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये वाला जो डोमेन मैंने बताया वो cgadmissiondomain.co.in है, इस पर आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप व्यू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन था यहाँ पर व्यू डाउनलोड का आ रहा था, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रोविजनल कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा। प्रोविजनल है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, फीस वगैरह पे हो जाएगी पूरी, तब आपका ये कंफर्म होगा, इसलिए प्रोविजनल होता है अभी, जब तक आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट हो जाएगा, इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स वगैरह आप चेक कर लेना। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीचे आपको दिख जाएगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लेना, इन सबको रेडी कर लेना। उसके बाद इसका प्रिंट ले लेना, क्योंकि इसका जो प्रिंट है अलॉटमेंट लेटर का वो अपलोड होगा और ये इसको सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपलोड कर सकते हो, साइन वाइन करके इसको अपलोड कर सकते हो प्रिंट आउट लेकर। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट लेटर वाला पार्ट। व्यू डाउनलोड में जाकर अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस आपको चेक करना है। रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस के पे जाने के बाद जैसे व्यू डाउनलोड कर लेंगे और आप काउंसलिंग में बढ़ना चाह रहे हैं तो रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे क्लिक करेंगे। तो पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा पेमेंट दिखा देगा, कितनी पेमेंट करना चाह रहे हो आप, वो सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन आईडी, इसको आपको संभाल कर रखना है, उसका भी प्रिंट आउट ले लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर प्रिंट आउट और डाउनलोड का है तो ये भी आप जरूर ले लें। तो ये पेमेंट कन्फर्मेशन है, ये आपको वहाँ पर अपलोड करनी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। और जैसे आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो रिपोर्टिंग स्टेटस क्या आ जाएगा, आपका पेड आ जाएगा यहाँ पर। जैसे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्टेटस पेड आ जाएगा। और आपको जो भी पेमेंट करना है वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट से ही करना है, किसी बाहर वाले से मत करना, क्योंकि जो अमाउंट का जो रिफंड होगा वो आपके खाते में ही होगा, जिससे पैसा कटा है उसी में रिफंड होगा। तो मान लो आपने ई-मित्र से कटा दिया तो वो उसके खाते में रिफंड हो जाए, इसलिए जो भी पेमेंट कर रहे हो वो अपने खाते से करना। मैं कई बार दोहरा रहा हूँ कि अपने खाते से पेमेंट करना। उसके बाद जैसे ही आप ये सारी चीज़ कर देंगे तो यहाँ पर पेमेंट कन्फर्मेशन का ये आ जाएगा, आपकी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर। तो ये रिसिप्ट है, ये भी आपको क्या है कि जनरेट होगी, ये भी आपको अपलोड करनी है। तो ये सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो एक अलॉटमेंट लेटर आपको अपलोड करना है, एक ये पेमेंट रिसिप्ट आपको अपलोड करनी है और आपका स्टेटस है रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस, उस पर पेड आ जाएगा। तो आपका यहाँ तक का वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगली जब स्टेप पर आएंगे, मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है किसी रीजन से, तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर डालना है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर जो आपके उसमें शो कर रहा था या मैसेज पर आ जाता है तो उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद चेक स्टेटस चेक करना है। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आपके खाते से पैसे कट रहे हैं, जैसे ही आप चेक स्टेटस पर क्लियर करोगे तो आपका स्टेटस क्लियर हो जाएगा और आपको लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके खाते से पैसे नहीं कटे, दूसरा कोई फेलियर है तो
आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा आपके वापस रिफंड हो जाएगा। तो जनरली इस स्टेप को करने के बाद आपका ये इशू दूर हो जाता है। तो आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाती है। कई बार आपकी उस मेथड से वेरीफाई नहीं होती, तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर डाल के वेरीफाई करनी होती है और वो आपका पेमेंट का जो स्टेटस है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, उसको आप देख लोगे, रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस पेड आ जाएगा। उसके बाद अपलोड रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में एक तो हो गया रिपोर्टिंग फी रिसिप्ट जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जो भी बताया था वो अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर रिपोर्टिंग चेकलिस्ट है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है, ये तो करने ही करने हैं, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बताया कि अभी अपलोडिंग रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बट वो आ सकता है कि आप भी अपने एंड पर अपडेट कर सकें। ऐसा हो सकता है बट अभी तक नहीं है, और आप उनको व्यू भी कर सकें, बट अभी शो नहीं कर रहा ना आप अपलोड कर पा रहे हो, बट हो सकता है कि आप कर पाओ। अगर नहीं भी कर पाओगे तो अगर कॉलेज को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको मैसेज करेगा और आपको सही डॉक्यूमेंट उनको भेजना पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें अपलोड करते वक्त, फी रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग चेकलिस्ट। तो मैंने बता दिया कि मे बी ऑल्सो डॉक्यूमेंट यू अपलोडेड एट रजिस्ट्रेशन टाइम आर ऑल्सो विजिबल। इफ यू वांट टू अपडेट यू कैन ऑल्सो चेंज। ऑल्सो कॉलेज कैन सेंड रिमार्क टू अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर एन इशू ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सो कैंडिडेट कैन व्यू द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऐसा प्रोविजन है, बट अभी तक ये चीज़ अपडेट नहीं हो पाई है, बट कॉलेज वाले देखेंगे, अगर उनको कोई दिक्कत लगेगी तो वो आपको रिमार्क सेंड करेंगे, तो आपको वो करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट हो गया अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का। उसके बाद ये करंट स्टेटस अभी तक क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। तो उसके बाद जो रिपोर्टिंग चेकलिस्ट परफॉर्मा है, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। ये आपके यहाँ पर कैंडिडेट पैनल में आ चुका है और ये रीप के ब्राउजर में भी है, उससे में से आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है। और डॉक्यूमेंट अपलोडेड स्टेटस आपने ये अपलोड कर रखा है, आपको विजिबल है कि नहीं है वो देख लेना, या फिर आपने उसके टाइम फिल किया था कि नहीं किया था, वो सारे आप इस पर टिक कर दोगे। या यस है तो यस कर दोगे, नो है तो नो, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर फिल कर दोगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना। सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, जो स्टार्टिंग में आपने रीप में फॉर्म किया फिल किया था उसका प्रिंट आउट, वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। क्लास 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगर आप एप्लीकेबल हो तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा इसके अंदर। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका आ गया हो, काफ़ी स्टूडेंट्स का भी आया नहीं है तो आप मेंशन कर सकते हो कि नॉट अवेलेबल, अगर मिल गया हो तो आप उसके अंदर कर सकते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये स्कूल से मिलता है जनरली, तो ये आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड वो आप फिल करोगे। रीप 2025 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करोगे। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर फिल करोगे। अदर कुछ आप यहाँ पर शो करना चाह रहे हो तो यहाँ पर फिल कर सकते हो। अदर्स में जैसे स्पोर्ट्स वगैरह के जो स्टूडेंट है, अगर वो अपने स्पोर्ट्स के यहाँ पर कुछ सबमिट कराना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद डेट लिखनी है, साइन करनी है, स्टूडेंट के साइन करने हैं और इनको साइन करके आप इसको अपलोड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपलोड करनी। एक तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वहाँ पर करनी है, पेमेंट रिसिप्ट आपको करनी है, और जो अलॉटमेंट लेटर है साइन करके, ये तीनों चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद करंट स्टेटस, जो यहाँ पर करंट स्टेटस शो कर रखा है, तो इस करंट स्टेटस के अंदर आपको यहाँ पर जैसे ही कॉलेज वाले इसको करते जाएंगे तो करंट स्टेटस के अंदर जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 तरह के स्टेटस आ सकते हैं। जब कॉलेज आपको वेरीफाई कर देगा तो कॉलेज वेरीफाई कर देगा तो वो 4 कंडीशंस पे आपको दे सकता है कि रिपोर्टेड, हाँ सब कुछ ठीक था, आपने रिपोर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंडीशनली रिपोर्टेड, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आपको कुछ टाइम दिया गया है तो इसलिए आपको कंडीशनली रिपोर्टेड कर दिया है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से गलत हैं, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सप्लीमेंट के केस थे आप और टाइम पर आप अपना नहीं कर पा रहे हैं तो कैंसिल कर देगा। और अगर आपने अभी वेट कर रहे हो, लास्ट डेट का वेट कर रहे हो, तो वो पेंडिंग शो करता रहेगा। तो ये सारे रिमार्क आपको मिल सकते हैं। रिपोर्टेड, कंडीशनल रिपोर्टेड, पेंडिंग और कैंसिल, इसका मतलब समझ गए होंगे। फिर कॉलेज नोटिफिकेशन है इसके अंदर, व्यू कॉलेज और नोटिफिकेशन। तो व्यू कॉलेज में कॉलेज की डिटेल आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ये कॉलेज के डिटेल्स हैं। और दूसरा है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में क्या होता है, कॉलेज नोटिफिकेशन के अंदर अपलोड डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम कॉलेज जनरेट क्वेरी, मतलब अगर आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके लिए कॉलेज क्या करेगा, क्वेरी जनरेट करेगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, इनको सही करो। तो वहाँ पर क्वेरी जनरेट हो जाएगी, कॉलेज आईडी जनरेट हो जाएगा, नेम जनरेट हो जाएगा, डेट आ जाएगी, यहाँ पर स्टेटस शो करेगा, रिजॉल्व है कि नहीं है, एक्शंस आपने क्या लिया क्या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेरी जनरेट होकर आ जाएगी। तो जो भी इशू है वहाँ पर फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लिखने का और उसमें अपलोड करने का, जैसे टिकट जनरेट करते थे, चूज फाइल करने का वहाँ पर आपको मिलेगा और चूज फाइल करके आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो वहाँ से कॉलेज से मिलने वाली क्वेरी का आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है, इसीलिए बार बार चेक करना है कि आपको ऐसा नहीं है कि आज लॉगिन करके छोड़ दिया, आपको डेली लॉगिन चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आपको डेली अपना लॉगिन करके कि कॉलेज की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है और उसकी तरफ से क्या स्टेटस दिया जा रहा है। आपके मोबाइल और ईमेल पर भी मैसेज आएगा तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी करेक्शन अगर कॉलेज मांगता है वो आपको करेक्ट करके यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो जो भी क्वेरी जनरेट करेगी उसका रिप्लाई आपको करना पड़ेगा। जैसे क्वेरी ये थी कि इनकम सर्टिफिकेट नॉट फाउंड, मतलब उनको इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आपके पास क्वेरी आ जाएगी, आपको यहाँ पर अटैच करना है, चूज फाइल करके और इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद ये सारा पूरा प्रोसेस कर देंगे तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपकी डन हो जाएगी। इस तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग डन हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन फी रिफंड के रूल्स क्या हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि सेल्फ अकाउंट यूज़ करना, डेबिट नेट बैंकिंग कुछ भी है आपके पेरेंट्स का यूज़ करना, ई मित्र वालों का यूज़ मत करना, क्योंकि जो भी पैसा रिफंड होगा वो आपके ही खाते में रिफंड होगा डायरेक्टली। तो जिस खाते से पैसा कटा है उसी में ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा अगर किसी कारण से आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो। इफ सीट एक्सेप्टेड दिस अमाउंट इज एडजस्टेड इन योर फी, अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी कॉलेज फी में एडजस्ट हो जाएगा और वो रीप आपको जो कॉलेज फाइनल मिला है उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। इफ सीट नॉट एक्सेप्टेड कैंसिल देन द रिपोर्टिंग फी विल बी रिफंडेड इनटू द अकाउंट, मतलब अगर नहीं लेते हो, कैंसिल कर देते हो तो वो आपके खाते में 1000 रुपये काट के आपके खाते में पैसा वापस आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस पर काफी अच्छा प्रोसेस है, आपको इधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके उसमें पैसा ये काउंसलिंग फीस का आ जाएगा। यूज ओनली योर अकाउंट टू पे रिपोर्टिंग, इसलिए आपको खुद का अकाउंट यूज करना है। मैं वापस कह रहा हूँ कि ई मित्र वगैरह या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू मत करना। 1000 रुपये आपके कट सकते हैं और बाकी 9000 का अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा अगर आप सीट कैंसिल कर देते हो तो। अमाउंट रिफंडेड टू अकाउंट फ्रॉम विच इट इज डेबिटेड, उसी खाते में आ जाएगा जहाँ से वो कटा है। द अमाउंट डिपॉजिट अगेंस्ट द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ ऑल काउंसलिंग राउंड्स विल बी एडजस्टेड, तो जितना भी आपका पैसा कटा है वो फाइनल रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में एडजस्ट हो जाएगा। तो जब इंस्टीट्यूट में एडजस्ट करेंगे तो वो पूरा अमाउंट एडजस्ट होगा और आप कैंसिल कराते हैं तो 1000 काट के वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके मिल जाएगा।
उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कब करना है, तो ये ऑफलाइन प्रोसेस हो जाएगा जब आपका फाइनल कॉलेज डिसाइड हो जाएगा, तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स नीड टू वेरीफाई देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी ऑनलाइन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वेरीफाई के लिए जो कॉलेज है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, और आप पहले भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइम पर अगर आपको पहले कॉलेज समझ में आ गया हो, मतलब अभी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज समझ में आ गया, तो सेम टाइम पर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दो, सेम टाइम पर कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके रिपोर्ट कर दो, तो वो भी कर सकते हो एक ही दिन में, आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अपर मूवमेंट में जाना चाह रहे हो तो आप बाद में चले जाना, बट कॉलेज वालों से फोन कर लेना कि अब हम आ सकते हैं। तो अगर आपको अभी कॉलेज समझ में आ गया है, आपको यही कॉलेज फाइनल करना है, आपको आने अपवर्ड के राउंड में नहीं जाना है, तो आप ऑनलाइन फी पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट ही कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो फिजिकल के लिए, ऑफलाइन मोड पर भी जाकर, बट उनसे जाने से पहले एक बार कॉल करके पूछ लेना। कई बार कॉलेज की छुट्टी वगैरह होती है तो वो इशू कई बार हो जाता है, बट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट इन पर्सन हिज एडमिशन विल बी कंसीडर्ड कैंसिल्ड। तो बिना उसके आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। उसके बाद जनरली जो स्टूडेंट की क्वेरी है वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मेरी परसेंटाइल 90 थी, ब्लैंक शो कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि आप एलिजिबल नहीं थे, आपकी इनकम जो भी आपने फिल की होगी वो अबाउ 8 लाख होगी, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको इस राउंड में TFWS राउंड में कुछ नहीं मिला होगा, तो आपको राजस्थान राउंड का वेट करना है। और बीच में जो भी आपको जो स्टेटस है उसके लिए लॉगिन करके बीच में चेक करते रहें, कुछ अपडेट तो नहीं हो रहा है, एंड यू डोंट, अभी आपको वैसे पर्सनली कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, और आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है। सो सेकंड क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रिपोर्टिंग इन TFWS अलॉट में एलिजिबल टू फॉर राजस्थान राउंड के लिए मैंने बता दिया कि जितने भी राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो सब एलिजिबल हैं। राजस्थान राउंड इसीलिए सबसे लास्ट में रखा गया है कि TFWS में जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी, उसके अलावा आउट ऑफ राजस्थान में जितनी सीटें खाली रह जाएंगी, उसके अलावा जितनी भी एक्स सर्विसमैन की जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी, जिस कैटेगरी की जितनी भी सीटें खाली रह जाएंगी, उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा राजस्थान राउंड के अंदर। इसीलिए राजस्थान राउंड सबसे लास्ट में रखा गया है कि जितनी भी ब्लैंक सीटें रहती हैं उनको राजस्थान राउंड में मर्ज करके सीट अलॉट कर दी जाती है। और TFWS की सीट अगर किसी कॉलेज में खाली रह जाती है तो वो आगे के राउंड में भी आपको मिल सकती है। TFWS के इस राउंड के बाद कॉलेज के अंदर पहुंचने के बाद आपको TFWS कैसे मिल सकती है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो इफ आई एम नॉट रिपोर्टिंग TFWS राउंड में एलिजिबल, तो राजस्थान राउंड के मैंने बता दिया कि आप एलिजिबल रहेंगे उसके अंदर, और अगर आपको TFWS सीट मिल रही है तो TFWS को भी आप सिक्योर रखना चाह रहे हैं और राजस्थान का भी वेट, तो दोनों को भी आप सिक्योर रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान राउंड में सबको अलॉटमेंट होने वाला है जो भी राजस्थान डोमिसाइल के कैंडिडेट हैं। TFWS मैंने बता दिया एक्स्ट्रा सीट होती है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है TFWS का अलॉटमेंट का, बट राजस्थान राउंड तो आपको सभी को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गॉट सीट इन TFWS बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अलॉटेड कॉलेज, व्हाट टू डू। मतलब TFWS मिल गई है तो ये आपके ऊपर है, आप नहीं रिपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर जाकर कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत है नहीं। अगर आप अपवर्ड में जाना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी ऊपर की चॉइसेस अच्छी हैं और सीट वैकेंट हुई तो आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आप अपवर्ड में जाकर ट्राई कर सकते हैं, उससे आपकी जो राजस्थान राउंड की सीट है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना चाह रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। चॉइस एग्जिस्टेड शोइंग व्हाट टू डू, तो चॉइस एग्जिस्टेड जो कैंडिडेट है उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है। अपवर्ड राउंड जो TFWS के जो अपवर्ड राउंड के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें चेक करना है कि क्या उनका कुछ अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सीटें खाली हो रहती हैं TFWS राउंड में तो चॉइस एग्जिस्टेड वालों को मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपको अपना स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहना है। एंड इन फाइनल राजस्थान अलॉटमेंट राउंड विल गेट कॉलेज फॉर श्योर, तो और आपको भी राजस्थान अलॉटमेंट में तो कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। चॉइस एग्जिस्टेड आ रही है वो TFWS राउंड में आई है, ना कि उसके अंदर राजस्थान राउंड के अंदर नहीं। राजस्थान राउंड के अंदर भी आपकी चॉइस एग्जिस्टेड उस केस में आ सकती है, अगर आपने कॉलेज अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चूज नहीं किए होंगे तो आपको राजस्थान राउंड के अंदर भी चॉइस एग्जिस्टेड मिल सकता है, बट अपवर्ड मूवमेंट में भी वो क्लियर हो जाता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूँगा। डोंट गेट सीट, चॉइस एग्जिस्टेड कैन पार्टिसिपेट इन अपवर्ड मूवमेंट और नॉट। तो आपको जिनकी चॉइस एग्जिस्टेड शो कर रहा है तो वो डायरेक्टली अपर मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है अपर मूवमेंट के लिए, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको रेगुलरली चेक करना है, जैसे ही आप लॉगिन करके चेक करेंगे अपर मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, अपर मूवमेंट सेकंड का रिजल्ट आएगा, अगर उसमें कुछ मिलता है तब आपको डिसाइड करना है कि आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है। आई गेट सीट बट नॉट हैप्पी विद द करंट सीट, हाउ कैन आई गो फॉर अपर राउंड। फॉर दिस यू हैव टू रिपोर्ट फर्स्ट एंड पे 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फी, देन यू एलिजिबल फॉर अपर राउंड। तो आपको अगर चेंज करना है, अपर में जाना चाह रहे हो तो आपको 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे अपर राउंड के लिए। तो जिनको अपर सीट मिल गई और अपर राउंड में जाना है तो उनको तो 10,000 पे करना पड़ेगा, और चॉइस एग्जिस्टेड के कैंडिडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपर राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको बस अपना लॉगिन में जाकर चेक करते रहना है कि उनका कुछ अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद वैन नॉन TFWS कैंडिडेट्स गेट, जो बाकी के जो कैंडिडेट हैं तो राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट अभी आया नहीं है, तो सीट अलॉटमेंट राजस्थान के राउंड में जो भी राजस्थान के डोमिसाइल हैं उनका 26/7/2025 को रिजल्ट आएगा, तो उसके अंदर अलॉटमेंट होगा। अगर आपने सही से चॉइसेस फिल की हुई हैं, आपने अपनी रैंक के हिसाब से भी कॉलेज को चूज किया हुआ है तो चॉइस एग्जॉस्टेड नहीं मिलेगा, और अगर आपने ऐसा किया है कि अपनी रैंक के हिसाब से आपने कॉलेज को चूज नहीं किया तो वहाँ पर भी आपको चॉइस एग्जॉस्टेड देखने के लिए मिल सकता है, बट मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा कि किस तरीके से आप चॉइस एग्जॉस्टेड को हटा सकते हो। उसके बाद पेमेंट फेल्ड आ रहा है, चेक स्टेटस ये कैसे देखें, तो ये आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से देख सकते हैं। राजस्थान राउंड के लिए क्या मुझे इसमें कुछ करना होगा, तो आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान राउंड का भी रिजल्ट आया नहीं है, 26/7/2025 को आएगा, तो जितने भी राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है राजस्थान राउंड के लिए, तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनको इस राउंड में सीट नहीं मिली है तो लास्ट राउंड इसीलिए राजस्थान रखा गया है कि जितनी भी सीटें खाली हो जाती हैं वो सभी इसमें मर्ज कर दी जाती हैं। कैन आई रिपोर्ट डायरेक्टली टू कॉलेज और ऑनलाइन रिपोर्ट इज मस्ट, तो ये है कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि यू में डायरेक्टली गो टू द रिपोर्टिंग कॉलेज आप जा सकते हैं, बट क्योंकि 10,000 ऑनलाइन के थ्रू आपको देना ही पड़ेगा, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो एक तरीके से मैंडेटरी है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस तो देनी ही पड़ेगी, तो आपको एक तरीके से ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा। और आप सेम डेट को क्या करें, अगर आपको कॉलेज फाइनल कर लिया है आपने, आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और आपका TFWS राउंड का कॉलेज फाइनल हो गया तो आप 10,000 पेमेंट कर दें और सेम डेट को टाइम को आप वहाँ पर कॉलेज चले जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को, अगर आपके कंप्लीट है डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पर उनको वेरीफाई करा के आ जाए, फीस वगैरह जमा करा के आ जाए, तो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आपका एडमिशन एकदम कंफर्म हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। सो ऑनलाइन इज मैंडेटरी, करना जाना ही पड़ेगा 10,000 पेमेंट करने के लिए।
लिए, और ऑफलाइन भी जाना पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट जो अलॉट इंस्टीट्यूट हुआ है जो जिससे आप सेटिस्फाई हो गए हो, तो वहाँ पर आपको अपने फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी राउंड्स इन TFWS अलॉटमेंट। तो अभी राउंड फर्स्ट आ गया TFWS अलॉटमेंट का, जिसका रिजल्ट अभी 14/7/2025 को आ गया। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तो आपको 16/7/2025 तक यहाँ पर रिपोर्ट करना है ऑनलाइन मोड पर, और 16 के बाद लास्ट डेट है सेटलमेंट क्वेरीज ऑब्जेक्शन कैंडिडेट्स एंड फाइनलाइजेशन कैंडिडेट रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट, वो 18/7/2025 तक है। तो जितनी भी क्वेरीज ऑब्जेक्शन है वो आपको 18/7/2025 तक क्लियर कर लेना, और आप फाइनल एडमिशन चाह रहे हैं तो आपको 18/7/2025 तक अपने डॉक्यूमेंट को उस इंस्टीट्यूट में जाकर वेरीफाई करा लेना है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर चीज़ें सेटल हो जाएंगी राउंड फर्स्ट के अंदर, तो फिर राउंड सेकंड TFWS अपर मूवमेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सीट खाली रह जाती है तो अपर मूवमेंट का राउंड होता है। तो इस अपर मूवमेंट के राउंड में चॉइस एग्जॉस्टेड वालों को भी देखना है कि क्या उन्हें कुछ मिल पा रहा है, और जिन्होंने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था, अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था मतलब वहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी और उन्होंने 10,000 पे कर दिए थे और अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था अपने लॉगिन में जाकर, तो उनको भी सेकंड राउंड में चेक करना है कि क्या उनका कुछ बेटरमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, नो चेंज हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो अपर मूवमेंट के लिए TFWS कैंडिडेट 17/7/2025 तक। सीट अलॉटमेंट फॉर TFWS कैंडिडेट आफ्टर अपर मूवमेंट 19/7, तो ये सारी डेट्स आप देख लेना। उसके बाद थर्ड राउंड होगा सीट अलॉटमेंट का अपर मूवमेंट का जो सेकंड है वो होगा। तो चॉइस एग्जॉस्टेड वाले इसमें भी देख सकते हैं क्योंकि सेकंड के बाद भी सीट खाली रह जाती है, तो आपको मिल सकती है चॉइस एग्जॉस्टेड वालों को, और बाकी जिन्होंने सेकंड राउंड करने के बाद वापस अपर को चूज़ किया है तो उनको तो यहाँ पर जाकर देखना ही है क्या उनको कुछ मिलता है। तो इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई फॉर अपर राउंड की, तो वो 22/7/2025 तक है। तो आई थिंक आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे TFWS अलॉटमेंट के प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो ऐसी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डोंट वरी, आई एम विद यू।